type cast. उसके लिए हमें मेनली तो एक तो ब्रिज रेक्टिफायर की जरूरत पड़ेगी और कुछ जो कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी हमें। तो इसका दूसरा पॉइंट है वोल्टेज एंड करंट रेगुलेशन एंश्योर स्टेबल सप्लाई फॉर मोटर स्पिंडल। ठीक है। रीजनरेटिव एनर्जी हैंडलिंग डिसिपेट्स एनर्जी जनरेटेड ड्यूरिंग ब्रेकिंग और डीएसलेशन। मान के चलो जब भी अपनी सर्वो मोटर या स्पिंडल मोटर डीएसलेट करती है, मतलब कम स्पीड पे वो रुकने की कोशिश करती है, तो उस टाइम पे क्या है वोल्टेज जनरेट होती है। उस वोल्टेज को भी ये क्या करता है एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। प्रोटेक्शन हो गया, सेफ गार्ड द सिस्टम फ्रॉम ओवर वोल्टेज, ओवर हीटिंग और शॉर्ट सर्किट से भी ये प्रोटेक्शन करता है। कंपोनेंट ऑफ पीएसयू मॉडल, ए मॉडल नंबर एनकोड स्पेसिफिक, मतलब ये इसके बारे में बता रखा है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे PSM20 है, PSM हो गया मतलब पावर सप्लाई मॉड्यूल, इंडिकेटेड इज अ पावर सप्लाई मॉड्यूल स्पेसिफिक टू फानुक और सिमिलर CNC। फिर 20 जो बता रहा है रेटेड आउटपुट कैपेसिटी 20 किलोवाट का होता है, मतलब सपोर्ट टोटल लोड ऑफ 20 किलोवाट तक का वो सपोर्ट ले सकता है। अब जैसे जब भी हम PSU सिलेक्ट करेंगे तो हमें सारी वो कैलकुलेशन लेनी पड़ती है कि हमारी जो स्पिंडल मोटर है वो कितने किलोवाट की है, ठीक है, सर्वो मोटर है वो कितने किलोवाट की है, उनकी सारी की कैलकुलेशन मिला के फिर उससे 20% प्लस ही रखते हैं हम उसको। इन केस हमें आगे कुछ ना कुछ बढ़ाना पड़ जाए, मान के चलो एक एक वो और लगाना है हमने, एक ड्राइव और लगानी है XCV की, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए 20% फालतू लेके चलना पड़ता है हमें। ठीक है। फिर डेजिग्नेटेड सीरीज और वर्जन, फिर अदर वेरिएशन इन PSU मॉडल नंबर में स्पेसिफाइड इनपुट वोल्टेज 200। इसमें क्या रहेगा, एक वोल्टेज पे भी ध्यान देना पड़ता है कि ये 200 वोल्ट की सप्लाई लेगा या 400 वोल्ट की सप्लाई लेगा। फिर मेन वर्किंग ऑफ PSU वर्किंग इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग AC टू DC कन्वर्जन हो गया, एक तो वोल्टेज स्टेबलाइजेशन हो गया, ओवरलोड ये पहले मैंने बता दिया। देखिए ये सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर PSU, determine the total load, calculate the power requirement of servo amplifier, each amplifier rated power in a kilowatt or ampere। फिर दूसरा इसमें क्या है, स्पिंडल एम्पलीफायर रेटेड पावर ऑफ द स्पिंडल मोटर। फिर टोटल किलोवाट कैसे निकालेंगे, सम ऑफ पावर ऑफ सर्वो एम्पलीफायर प्लस में स्पिंडल एम्पलीफायर, इन दोनों को प्लस करके जो अपना किलोवाट बढ़ेंगे उसके 20% एक्स्ट्रा लेंगे हम इसकी को। फिर जैसे इसमें add a safety margin, multiply the total load by 1.2 to add 20% margin, required PSU capacity is equal to total load into में 1.2। फिर है match the input voltage, ensure the PSU match the input voltage of your system, जैसे 200 वोल्ट हो गया या फिर 200 वोल्ट हो गया। जो अपने 200 वोल्ट रहते हैं वो नॉर्मली उस पे कुछ नहीं लिखा होता, बट जो 400 वोल्ट रहेगा उस पे एक पीछे स्पेसिफिकली HV लिखा होता है। जैसे इसमें है AIPS60 HV, ये तो किसमें है अपना 400 वोल्ट में, और इन केस अगर तुम्हारा 200 वोल्ट का है तो उसके पीछे ये HV नहीं लिखा मिलेगा तुम्हें। फिर इसमें अगला पॉइंट अपना चौथा है वेरीफाई द रीजनरेटिव कैपेबिलिटी, इफ द सिस्टम हैज फ्रीक्वेंट ब्रेकिंग और डीएसिलेशन एंश्योर द PSU इंक्लूड regenerative discharge unit or can dissipate energy effectively। तुमने कभी इसमें देख, जैसे अपनी ये होती हैं VFD वगैरह, उसमें क्या होता है डीएसिलेशन के लिए अगर ज्यादा कम डाल देंगे टाइम तो ओवर करंट या ओवर वोल्टेज का अलार्म आना स्टार्ट हो जाता है। वो क्या होता है जो अपनी मोटर एनर्जी बनाती है तो वो क्या दोबारा उसमें कैपेसिटर बैंक में चली जाती है, तो उसको हमें वो करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए ब्रेक रजिस्टर लगाने पड़ते हैं ताकि वो डिस्चार्ज होते रहे साथ के साथ।
जैसे प्रैक्टिकल सिलेक्शन टिप्स होगी कुछ। ओवरहेड, ऑलवेज चूज ए पीएसयू विद हायर कैपेसिटी देन द कैलकुलेटेड लोड। चेक द पीएसयू स्पेसिफिकेशन चार्ट, इसका चार्ट वगैरह मतलब उसमें है। कंसीडर्ड एनवायरनमेंट, हाई एम्बिएंट टेम्परेचर रिड्यूस पीएसयू एफिशिएंसी, सो अकाउंट फॉर दिस ड्यूरिंग सिलेक्शन। मतलब अगर ज्यादा गर्मी होगी तो उसकी जो पीएसयू की एफिशिएंसी है वो अपनी कम हो जाएगी। यूज रीजनरेटिव यूनिट। फिर इसमें यूज है रीजनरेटिव यूनिट, नेसेसरी फॉर सिस्टम विद हाई ब्रेकिंग एनर्जी और हाई स्पीड मशीनिंग। तो उसमें रीजनरेटिव के लिए हमें ब्रेक डिस्चार्ज ब्रेक रजिस्टर लगाने पड़ते हैं। सातवां इसमें रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, इफ ए फानुक सीएनसी सिस्टम रिक्वायर 10 किलोवाट ऑफ टोटल पावर एंड ऑपरेट एट 400 वोल्ट, सिलेक्ट ए पीएसएम 15A, मतलब 15 किलोवाट। मतलब ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारा अगर 12 किलोवाट का है तो पूरा सिस्टम 12 किलोवाट में मिल जाएगा तुम्हें। तो ये अलग अलग सिलेक्शन रहते हैं। जैसे इसमें दिखाता हूँ, स्पेसिफिक मॉडल आएंगे इसमें। जैसे ये पीएसएम 5.5 हो गया, पीएसएम 11 हो गया, पीएसएम 15 हो गया, पीएसएम 26, पीएसएम 30, पीएसएम 37, पीएसएम 45। तो इस टाइप से रहेंगे। अब इसमें जैसे लिखा हुआ है अपना जो पीएसएम 60 है, इसमें उस तक का नहीं दिखा रहा, जैसे इसमें दिखा देता हूँ ऐसे। जैसे ये देख रहा PS60HV, तो ये कितने किलोवाट का अपना 68 किलोवाट आउटपुट पावर है इसके। 122 एम्पियर तक मैक्सिमम लोड ले सकता है ये, ठीक है। और जो रेटेड आउटपुट रहेगी अपनी वो 565 से लेके 679 वोल्ट तक डीसी। और इनपुट कितनी देनी है हमें, 400 टू 480 वोल्ट डीसी। इसमें प्लस माइनस 10 की टॉलरेंस ले सकती है अपनी इनपुट में। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है पीएसयू सिलेक्शन के लिए। जैसे अपना सर्वो एम्पलीफायर हो गया 3 किलोवाट का, ठीक है। दूसरा सर्वो एम्पलीफायर हो गया 2 किलोवाट का, और जो स्पिंडल एम्पलीफायर अपना 6 किलोवाट का। जो टोटल लोड हो गया अपना 11 किलोवाट, ठीक है। रिक्वायर्ड, अब जो 1.2 है ये अपनी क्या है, सेफ्टी मार्जिन। तो अपना टोटल कितना रहेगा, 3.8 किलोवाट। चूज पीएसएम 15A 400 वोल्ट विद रेटेड कैपेसिटी ऑफ 15 किलोवाट। तो हम कितने का लेंगे, 15 किलोवाट का लेंगे। तो ये जो टोटल एक एग्जांपल था पीएसयू सिलेक्शन के लिए अपना। फिर वही आ गई इसमें। फिर अगला है अपना इसमें सर्वो एंड स्पिंडल सिस्टम ओवरव्यू। तो इसमें है अपना सर्वो सिस्टम, सर्वो मोटर्स यूज्ड फॉर प्रिसाइज एक्सिस मूवमेंट XYZ। जैसे फानुक ऑफर्स एसी सर्वो मोटर विद हाई टॉर्क एंड फास्ट रिस्पांस। फिर है अपनी एसी ड्राइव, एक्ट एज ए इंटरमीडिएट बिटवीन द कंट्रोलर एंड द मोटर्स। जो कम्युनिकेशन होगा अपना ड्राइव को ऑपरेट करने के लिए, जो सीएनसी से मतलब मोटर को ऑपरेट करने के लिए इनके बीच में इंटरप्रेटर लगाना पड़ता है हमें। तो ये सर्वो ड्राइव क्या करेगी, जो भी अपनी कमांड आ रही है सीएनसी कंट्रोलर से उसको कन्वर्ट करके अपनी जो एक्सिस को है मूवमेंट करवाएगी। रिसीव पोजीशन कमांड्स फ्रॉम द कंट्रोलर एंड सप्लाई द पावर करंट टू द मोटर। फिर इसमें एक एनकोडर, फीडबैक डिवाइसेस दैट सेंड रियल टाइम पोजीशन डाटा बैक टू द कंट्रोलर टू एंश्योर प्रिसाइज एक्सिस मूवमेंट। ये हो गया अपना क्लोज लूप में यूज करते हैं। जब फानुक सिस्टम ऑपरेट इन क्लोज मोड वेयर एक्चुअल पोजीशंस आर कंटिन्यूअसली कंपेयर्ड विद द कमांडेड पोजीशन एंश्योरिंग हाई एफिशिएंसी। एक टाइप का फीडबैक डिवाइसेस है इसमें एनकोडर। जो हम कमांड दे रहे हैं वो उस कमांड मतलब उस पोजीशन तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, उस फीडबैक को दोबारा ड्राइव को देने के लिए एनकोडर का यूज करते हैं। इसमें दो टाइप के होते हैं, एक तो अपना इंक्रीमेंटल और एक एब्सोल्यूट। फिर इसमें एक उसका दे दिया सर्वो मॉड्यूल का। जैसे इसमें लिखा हुआ है SV8080HV। तरुण, ये HV का क्या मतलब है? हाई वोल्ट। हाई वोल्टेज। हाँ,
तो हाई वोल्टेज में भी जो पूरा सिस्टम है ये 400 वोल्ट का है। अगर यहाँ पे एचपी नहीं होता तो ये सिस्टम रहता अपना 200 वोल्ट का। अब इसमें जैसे इसको इलेबोरेट कर दिया यहाँ पे, जैसे SVM तो 1 हो गया। SVM का क्या मतलब है? सर्वो मॉड्यूल। गुरजीत भाई, हाँ, ये एचपी वाला देखा तो नहीं कहीं फील्ड में, हाई वोल्टेज वाला? हाई वोल्टेज का यार जैसे मेरे उसमें अपने जो ये ज्यादातर ये फानुक वगैरह उसमें BFW ये होती है ना, छोटी मशीनें हैं, तो इसमें ये एचवी वाला यूज नहीं होता। अच्छा अच्छा, ये दोसान बुसान में होता होगा आई थिंक। हाँ, दोसान हुई या फिर काफो सुना हो तूने? हाँ, काफो तो काफी काम किया है। हाँ, काफो का काफो हो गया, दोसान हो गया। तो बड़ी मशीनें रहती हैं हैवी ड्यूटी की, जैसे VTL वगैरह हो गई। ये डबल कॉलम साइड आती हाँ, है। डबल कॉलम में ज्यादातर यही एचवी मिलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसके लिए तो स्टेबलाइजर की जो ट्रांसफार्मर है उसकी जरूरत नहीं होती होगी। वो तो डायरेक्ट ही रहता है, उसकी जरूरत नहीं होती। हाँ, सीमेंस की तरह है। हाँ, ठीक है साहब। तो इसमें जैसे 2 नंबर है, नंबर ऑफ एक्सिस। अगर 1 है तो एक ही एक्सिस रहेगा। जैसे इसमें दे रखा है SV 80-80 का मतलब क्या है? इसमें 2 एक्सिस यूज हो रहे हैं अपने। ठीक है, फिर तीसरा मैक्सिमम करंट ऑफ L एक्सिस। इसमें L का मैक्सिमम करंट कितना है? 18.2 एम्पियर। L एक्सिस का 18.2 एम्पियर। ठीक है, फिर इनपुट वोल्टेज नॉन होगा तो 200 वोल्ट है। मतलब यहाँ पे अगर HV नहीं लिखा है तो 200 वोल्ट का, अगर HV है तो 400 वोल्ट का है। फिर अपना स्पिंडल का, स्पिंडल ड्राइव द मेन कटिंग टूल एट वेरी हाई स्पीड। अब इसमें क्या चीजें, दो जगह यूज होता है अपना ये स्पिंडल, एक तो टर्निंग में और VMC या फिर HMC में। इन दोनों में फर्क क्या है? मेन तो यही है कि जो अपनी CNC टर्निंग होती है वो अपनी पार्ट को रोटेट करती है, और जो HMC VMC रहेगी वो क्या करती है? टूल को रोटेट करते हैं। जैसे फानुक ऑफर्स हाई स्पीड स्पिंडल मोटर विद डायनामिक कंट्रोल ऑफ कटिंग डिफरेंस मटेरियल। दूसरा है कंट्रोल मोटर स्पीड एंड डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन। मतलब ड्राइव क्या करेगी? इसकी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करेगी और इसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करेगी। कैन स्विच बिटवीन कांस्टेंट टॉर्क एंड कांस्टेंट पावर मोड्स फॉर ऑप्टिमाइज कटिंग। स्पिंडल फीडबैक सिंपल और सिमिलर टू सर्वो फीडबैक। स्पिंडल एनकोडर मॉनिटर रोटेशनल स्पीड्स फॉर प्रिसाइज कंट्रोल। अब इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, जो अपनी ज्यादातर जो सर्वो स्पिंडल मॉड्यूल वो होते हैं, स्पिंडल मोटर होती है, उसमें कौन सा एनकोडर लगा रहता है? वीकनेस रोटरी टाइप नहीं, इसमें मतलब इंक्रीमेंटर रहता है या फिर अपना एब्सोल्यूट रहता है वो एनकोडर? एब्सोल्यूट रहता है। इसमें स्पिंडल मोटर में, हाँ, स्पिंडल मोटर में तो अलग से रिक्वायरमेंट के हिसाब से, नॉर्मल वाली में तो कोई सा भी नहीं, नॉर्मल वाली में तो मेरे हिसाब से इंक्रीमेंटल रहता है। अगर हमें कुछ अलग सी एक्सिस वगैरह कुछ ब्रेक वगैरह यूज करें तब हम दूसरा यूज करते हैं, एब्सोल्यूट करते हैं। कोई सी स्पिंडल की कोई सी मोटर हो उसमें तुम्हारा इंक्रीमेंटल ही रहेगा। नहीं, एक जैसे हम सी एक्सिस, जैसे हमारी जो टर्न मिल आती है, टर्न मिल में क्या है कि ना डिग्री, जैसे हमारे मतलब अलग अलग ऑपरेशन करना है, जैसे 30 डिग्री पे करना है, 40 डिग्री पे करना है, तो उसमें एब्सोल्यूट नहीं होता। उसमें इंक्रीमेंटल में भी हो सकता है वो वाला ऑपरेशन। नहीं हो सकता है, लेकिन पावर जाने की, जैसे हमारी पावर गई हम वहीं से चलाना चाहें। बट सी एक्सिस तो अलग से ही एक्सिस हो गया ना वो तो। सी एक्सिस तो हम स्पिंडल को ही मानते हैं ना। नहीं तो उसमें ब्रेक, एडिशनल ब्रेक लगा देते हैं बस। कौन से टर्न मिल में? हाँ, टर्निंग में का यार आइडिया नहीं है मेरे को, बाकी मैंने जितने नहीं, स्पिंडल को ही हम सी एक्सिस मानते हैं, बट उसमें एक एडिशनल फीचर हो जाता है कि एक तो इंटरनल एनकोडर एक्टिवेट होता है, एक एक्सटर्नल होता है,
एक उसमें ब्रेक यूज कर लेते हैं हम, मैकेनिकल हाइड्रोलिक ब्रेक, फिक्स रखने के लिए उसको, मतलब हाँ उस एंगल पे फिक्स रहे वो। हाँ जी हाँ जी, जैसे 30 डिग्री पे हमें रोकना है, हम एक एम कोड देंगे, ब्रेक लग जाएंगे, फिर हम कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं उस पर। हाँ, वो अलग अलग एंगल में रहेगा वो। हाँ, तो वो उस टाइप में भी इंक्रीमेंटली यूज हो रहा 0 से 360 डिग्री मतलब पूरा रोटेट होता है वो, मतलब। हाँ, तो लेकिन उसमें भी वो इंक्रीमेंटली यूज होता है। अच्छा, कोई ना, एक बार देखूंगा मैं जाके, बाकी मुझे आइडिया नहीं था। देख, ओके साहब। मेन चीज ये है उस इंक्रीमेंटल में क्या रहेगा, ए फेस, बी फेस और जेड फेस। अच्छा अच्छा। ए फेस कब आता है, जब अपनी क्लॉकवाइज घूम रही हो मोटर। एक बार मैं उसका इंक्रीमेंटल का दिखाता हूँ। रोज आकर दिमाग पे बैठ जाओ तुम, आज क्यों रोज क्या बात का, क्या बात है। साउंड ही नहीं आ रही यार, एक मिनट। अब जैसे ये इंक्रीमेंटल है, ठीक है ना, वो कल दिखाऊंगा एक बार ढूंढ के ना, इसमें अलग से वो स्पिंडल के एनकोडर का था। कोई दिक्कत नहीं, कभी टाइम हो तब बता देना, कि हमें समझ तो गई। जैसे BZI MZI का सेंसर का नाम सुना होगा तुमने। ये रहा, ये सेंसर का ही मैनुअल है एनकोडर का। ये वाला सेंसर देखा है कभी, जो स्पिंडल में लगता है सेंसर हेड, इसमें ना दांत से कटे रहते हैं ऊपर।
ये डिटेक्ट करता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में। ये रहा, इस टाइप का रिंग रहता है ना, जो अपने एक्सटर्नल मतलब इनबिल्ट मोटर वाले जो स्पिंडल होते हैं उसके अंदर क्या रहता है, इस टाइप का रिंग रहता है। इसमें ए फेस और बी फेस है, दो चीजें हैं। जैसे ये क्या, डिटेक्टिंग द रिंग फॉर BZI सेंसर हैज ए जेड सिग्नल एरिया। जेड सिग्नल एरिया क्या होता है, पूरी रोटेशन होती है ना तो एक बार ही आता है, इसको मेन रेफरेंस पॉइंट मानते हैं उसमें स्पिंडल में। और ए फेस और बी फेस क्या होता है, जो रोटेशन हो रही है अगर क्लॉकवाइज हो रही है तो पहले ए फेस आएगा अपना, अगर एंटी क्लॉकवाइज हो रही है तो पहले बी फेस आएगा। इसका एक वो बन, जैसे ये एनकोडर लग गया यहाँ पे, ये रिंग है, ये उसमें मिलेगा तुम्हें जिसमें इनबिल्ट स्पिंडल मोटर हो। ये हेड माउंट हो गया और ये सेंसर माउंट हो गया। ये सेंसर मैग्नेटिक वेव्स बनाता है, इनको सेंस करता है। जैसे जैसे ये हाई होते रहेंगे, किसी ने वो पूमा में या फिर किसी में सेंसर सेट किया हो स्पिंडल मोटर का, उसके अंदर देखा हो वहां मिलता है। जैसे ये फिलर गेज लगाना पड़ता है तभी जाके ये सेंसर सेट होता है उस मशीन में। मकीनो की स्लिम 3 है ना, उसके अंदर सेम टू सेम एज इट इज है। तो जहाँ पे ये ए फेस, बी फेस और जेड फेस मिलेंगे, वो हमेशा तुम्हारा ध्यान रखना कि वो इंक्रीमेंटल एनकोडर है। ये जो केबल की ड्राइंग होती है अनुराग भाई इसी से पता चल जाएगा ना गुरजीत? हाँ, इसी से पता चल जाएगा। जो केबल की हमारी ड्राइंग है तो पता लग जाएगा, है ना? हाँ, उसमें ए फेस, बी फेस और जेड फेस मिलेंगे तुम्हें। और अगर तुम्हारा क्या नाम है एब्सोल्यूट होगा तो उसमें या तो सीरियल कम्युनिकेशन होगा, तो तुम्हें आर पॉजिटिव, आर नेगेटिव, एस पॉजिटिव, एस नेगेटिव ऐसे मिलेंगे उसमें। क्योंकि जो एब्सोल्यूट एनकोडर होता है तो कई सारे मतलब अगर कई सारी बीट होगी, मान के चलो 16 बीट हो गई, तो 16 बीट के लिए हर एक केबल अलग अलग नहीं डाल सकते हम। तो उसमें वो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बनाते हैं, RS-232 वाला कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हो जाता है वो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ये था अपना इंक्रीमेंटल वाला वीडियो। जैसे ये है यहाँ पे ना, ये जैसे सॉफ्ट रोटेट होगी तो ऐसे ऑन ऑफ होती हैं ये बिट्स। जैसे ये तो होगी ए फेस वाली बिट ऑन हो गई, सॉफ्ट रोटेट होगी, ये बी वाली हो गई। घूमते हुए तो मेन आउटपुट जैसे इंक्रीमेंटल की रहती है तो वो ए फेस, बी फेस और जेड फेस है। ये जो जेड फेस है वो पूरी रोटेशन होने के बाद एक बार आएगा, और ए फेस है जैसे घूमता रहेगा, जितने नंबर ऑफ पल्सेस होंगे उतनी बार पर रोटेशन में ये ए फेस आएगा अपना। ठीक है, ये था इसका एनकोडर का। तो जो अपना स्पिंडल में रहेगा मेनली वो कौन सा रहेगा, इंक्रीमेंटल रहेगा। फिर इसके बाद अपना IO मॉड्यूल का, इसमें जैसे ये दे रखा है इसने, पर्पस मैनेज कम्युनिकेशन बिटवीन द कंट्रोलर एंड द मशीन पेरिफेरल। Manage communication between the control and the machine peripheral, example sensor, switches and actuator। अब क्या होता है, क्या अपना डायरेक्ट कम्युनिकेशन तो हम इनको दे नहीं सकते, तो बीच में हमें IO कार्ड वगैरह लगाने पड़ते हैं ताकि वो हमारे उसको जो कंट्रोलर है जो X और Y इनपुट आउटपुट होते हैं अपने, जो हम हेलो हेलो हाँ मुकेश,
कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा था। माइक ऑफ कर लो। हाँ, हो गया। आवाज बंद कर दो। तो ये मैनेज कम्युनिकेशन बिटवीन द कंट्रोलर एंड द मशीन पेरिफेरियल। अब जितने भी इनपुट, जैसे सीएनसी कंट्रोलर डायरेक्टली अपने इनपुट नहीं ले सकता क्योंकि उसमें कंट्रोलर हो गया, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, आईओ कार्ड लगा देते हैं। वो जितने भी अपने आउटपुट स्विचेस वगैरह की हो गई, या फिर अपने कोयल ऑन ऑफ करवानी है, या फिर कोई कॉन्टेक्टर हो गया, तो वो डायरेक्टली किसके थ्रू जाएंगे, अपने आईओ मॉड्यूल के थ्रू जाएंगे। इसमें जैसे दूसरा टाइप ऑफ सिग्नल, इनपुट सिग्नल, स्टार्ट स्टॉप कमांड, टूल सेंसर, फीडबैक, लिमिट स्विच, इमरजेंसी स्टॉप, ये सारे क्या हो गए, अपने इनपुट सिग्नल्स हो गए। और आउटपुट सिग्नल में कमांड टू रिले, सोलेनॉइड, लाइट एंड अलार्म। फिर दूसरा आ गया इसमें डिजिटल एंड एनालॉग इनपुट। फानुक सिस्टम सपोर्ट बोथ डिजिटल एंड एनालॉग सिस्टम आईओ मॉड्यूल्स। मशीन कंट्रोल पैनल हो गया, जैसे ऑपरेशन पैनल। द मशीन कंट्रोल पैनल एमसीपी is an interface between the operator and the CNC machine. It allows the operator to input command, monitor machine status and control various functions. तो इसमें दो टाइप की इनपुट जाती है अपने, एक तो डिजिटल सिग्नल जाते हैं, एक एनालॉग सिग्नल्स जाते हैं। डिजिटल तो क्या होंगे अपने, या तो ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा। जो अपने एनालॉग होंगे वो वेरी करेंगे अपने 0 to 10 वोल्ट या फिर 4 to 20 मिली एम्पियर में। अब ये कहीं किसी ने एनालॉग कार्ड लगा हुआ देखा है फानुक में? जो टीवी कंट्रोल आता है उसमें लगा होता है शायद। उसमें भी, और जो BFW की मशीन थी ना, वो MC 500 और 500 थी जिसमें, हाँ, उसमें HSK 63 लगा हुआ था, स्पिंडल मॉड्यूल लगा हुआ है। हाँ, तो उसमें एक ब्लूफ का सेंसर लगता है जो कैम सेंसर बोलते हैं, एनालॉग सेंसर। ना जो ड्रा बार की हाइट को मेजर करता है विद टूल और विदाउट टूल में। जो कैम नॉर्मल, हम तो लैंग्वेज में कैम सेंसर बोलते हैं उसे। अच्छा, ये 45 की बात कर रहा हूँ, पूरा दिन ना ले 500 HMC की बात कर रहा हूँ। HMC 4 नहीं 45 प्लस यार BMC है। अच्छा, छोड़ दो, जो बात हम छोड़ दो। नहीं गुरजीत भाई है उसमें, पता क्या है, वो एक HMC भी नहीं है, पर वो SPM टाइप की मशीन है। SPM टाइप की है, बट हम HSK में कॉन्टिनेंटल में भी उन्होंने एनालॉग सेंसर मांगा था। वो अगर कहीं से मॉइस्चर भी आ गया ना तो सिग्नल माल फंक्शन करता था, एनालॉग सेंसर था। हाँ, तो एग्जैक्टली वो लगाते हैं इसलिए है क्योंकि जो HSK 63 होता है ना, वो टूल पूरा सेट करना चाहिए अपना। बिल्कुल BT में दिक्कत नहीं आती है, बट HSK में अगर मतलब 100 माइक्रोन या 150 माइक्रोन नीचे रह गया ना टूल, तो वो एक्सीडेंट कर सकता है, वो उसमें एक्सीडेंट कर सकता है। दूसरा मतलब साइज वेरिएशन मारेगा वो। तो इस वजह से वो हाइट सेंसर लगाते हैं उसमें। वो उसकी जो आउटपुट देता था वो एनालॉग थी सारी की सारी। हाँ, एनालॉग थी, अलग से यूनिट आती थी उसकी, दोनों की वो करना पड़ता था, दोनों को कम्युनिकेट। प्लस जैसे नो टूल स्पिंडल और टूल स्पिंडल, विदाउट टूल स्पिंडल, तीनों सेटिंग करनी होती थी उसकी। उसमें वो तो कंट्रोलर अलग से लगा रखा है, बट इसमें जो हमारे यहाँ पे लगी हुई थी RSK में, उसके अंदर इनबिल्ट उन्होंने एनालॉग कार्ड लगा के पीछे एक HMI की स्क्रीन बना रखी थी उसमें। अच्छा, तो उसमें वैल्यू आती थी सारे की सारी। तो मिनिमम मैक्सिमम हाथ डाल सकते थे उसमें, अगर ज्यादा कम ज्यादा हो जाती थी कई बार उसमें, तो कम ज्यादा कर देते हैं उसको। फिर दूसरा है इसमें डिस्प्ले यूनिट है। स्क्रीन टिपिकली LCD टच स्क्रीन शोज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, मशीन स्टेटस और एरर मैसेज एंड टूल पाथ। कीपैड होंगे जैसे अपने, जो ये सारे इनपुट में आ रहे हैं इसमें, ठीक है। मोड सिलेक्शन के लिए हो गया अपना स्विच बिटवीन ऑटो, मैनुअल एंड जॉग मोड। एक्सिस कंट्रोल के बटन हो गए, जैसे जॉग में हमें प्लस माइनस करनी है। इमरजेंसी स्टॉप हो गया। फिर एवं MPG मैनुअल पल्स जनरेटर, जो पल्सेस जनरेट करता है, उसमें हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि 1 माइक्रोन चलानी है, 10 माइक्रोन चलानी है, 100 माइक्रोन या 1000 माइक्रोन चलानी है, ठीक है। ओवरराइड कंट्रोलिंग स्विच हो गए, हमें स्पीड वगैरह कंट्रोल करनी है, स्पिंडल का ओवरराइड कंट्रोल करनी है। फिर साइकिल स्टार्ट और स्टॉप का बटन हो गया। ये सारे किस में कंट्रोलिंग किस में जाएगी अपनी,
इनपुट आउटपुट कार्ड में ये अपने इनपुट आउटपुट कार्ड सारे सारे। ये जो फानुक का बड़ा बनाया आता है वो वाला लगा हुआ मिलेगा कहीं ना कहीं। ये ए टाइप का मॉडल हो गया। ये बीटा ड्राइव का जो सर्वो ड्राइव होती है बड़ी उसका कार्ड हो गया, ठीक है। फिर ये ऑपरेटर पैनल के लिए एक्सपेंशन कार्ड बोलते हैं जिसको। फिर एक आईओ मॉड्यूल वाला कार्ड हो गया। सर एक चीज बताओ भाई, एनसी यूनिट का पता कैसे लगता है? एनसी यूनिट अलग अलग मशीन एनसी यूनिट कैसे पता लगाते हैं? एनसी यूनिट की है सर किसका? एनसी यूनिट का पता कैसे लगाते हैं कि एनसी यूनिट यहाँ लगी है मशीन के अंदर? क्योंकि बताते हैं लोग एनसी यूनिट में अगर किसी ने छेड़छाड़ कर दी तो मशीन का बैकअप एसआरएम बैकअप जो सारे चले जाते हैं, तो हम क्या वर्क करते हैं एनसी यूनिट का? जी एनसी यूनिट तो मतलब सीएनसी कार्ड वो जो होती है ना डिस्प्ले उसके पीछे ही लगी रहती है अपनी डायरेक्टली। सर हमारे वहाँ मशीनों की 51 थी एक बार, तो वो घटना हुई थी कि किसी ने उसकी बैटरी किसी ने रिमूव कर दी। हाँ वो तो सारे बैकअप वगैरह सब भूल गई वो तो। फिर उसके बाद से उसके पीछे ही बैटरी डरा दिया होगा किसी ने। सर अब देखो डरा दिया होगा जो भी रहा होगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कभी कोई घटना ना हो से हमारे हाथ से बैकअप वगैरह उड़ जाएगी। अब जैसे तो ये है अपना बैक साइड की डिस्प्ले वो है, मतलब जो अपनी डिस्प्ले रहती है ना बैक साइड में है, ये बैटरी लगी हुई है यहाँ पे। इसमें ये है ना अगर बैटरी निकाल भी दी हमने तो 2 मिनट तक का बैकअप है। 2 मिनट तक मतलब कुछ भी उड़ेगा नहीं। अगर जैसे तूने मशीन ऑफ कर दी, मशीन ऑन में निकाल दी तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, मशीन चलती रहेगी कोई दिक्कत नहीं है। और मशीन बंद कर दी तो ये 2 या 3 मिनट का ही बैकअप रहता है। फिर इसमें ये बैटरी निकालने के बाद ये बैटरी रहती है जो एसआरएम बैकअप। सर ये प्लस में यार ड्राइव की बैटरी का बैकअप कम से कम 25 से 30 मिनट आ रहा है आजकल। हाँ वो बढ़ गया, वो कैपेसिटर बढ़ा देते हैं उसमें यार। हाँ अब एक्चुअली कई बार क्या है अगर रोटरी रेफरेंस वगैरह कुछ करना है ना तो भाई साहब थक जाते हैं, लेकिन पुरानी वैल्यू रीड करती है वो। हाँ वो सेम वही आती रहती है, कई बार मैं ही बताऊंगा। हाँ तो यही बैटरी है वो। इससे दिक्कत बस ये आई तुम्हारा एसआरएम का बैकअप उड़ेगा। जैसे सीएनसी के पैरामीटर वगैरह हो गए, ठीक है, प्रोग्राम हो गए, ऑफसेट वगैरह हो गए, वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी जो पीएमसी मतलब वो लैडर लॉजिक है वो कभी नहीं उड़ता, क्योंकि वो लैडर लॉजिक कभी नहीं उड़ता, भले कचरे में मशीन डाल दो। हाँ वो कभी उड़ेगा ही नहीं। वो हमेशा एफरोम में सेव रहता है बड़ा। लेकिन अगर तुमने एफरोम निकाल दिया फिर वो क्लियर हो जाएगा। भाई एफरोम कौन सी वाला जो कार्ड होता है वो ये सीएफ कार्ड के पीछे वाला हिस्सा है, कौन सा है? एफरोम और एसरैम दोनों एक ही रहते हैं उसमें। तो नहीं मैंने ये सुना है कि पीएनसी कभी डिलीट नहीं होती है, जो लैडर होता है एसआरएम ही उड़ता है। हाँ एसरैम उड़ता है, कौन उड़ता है? एफरोम का। टाइप अलग अलग टाइप की ना मेमोरी होती है। जैसे एसरैम हो गया स्टैटिक रैम मेमोरी, ठीक है। स्टैटिक के लिए हमें उसमें बिजली बढ़ा के रखनी पड़ेगी। एफरोम हो गया अपना, एक मिनट, अलग अलग टाइप थे, मैं इसके टाइप दिखाता हूँ तुम्हें। कोई ना नेक्स्ट टाइम जब आएगा बता देना, कोई नहीं। तो एफरोम पीएमसी और उसके बारे में बता दो। इसके बारे में पीएमसी क्या होता है आप बता रहे थे ना, पीएमसी का उड़ेगा कौन कौन सा, वो थोड़ा बताएंगे, लिख लेता हूँ थोड़ा। तो मुकेश आगे जब वो चलेगा ना मैं उसमें बताऊंगा। एक बार मेमोरी बता देता हूँ कौन कौन सी टाइप की मेमोरी रहती है। ठीक है सर बताओ।
अलग, जैसे इसमें ना अलग अलग मेमोरी दे रखी है, मेमोरी टाइप्स। तो ये बेसिकली है पीएलसी का, लेकिन सब जगह यही यूज होता है। कोई सा भी माइक्रो कंट्रोलर हो या सीमेंस हो या कुछ भी हो तुम्हारे, तो अलग अलग टाइप की कौन सी रहती है अपनी। जैसे 4 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम मेमोरी, एक तो रैम हो गया, एक ईपी रोम हो गया, ईईपी रोम हो गया, एफ रोम हो गया एक, ठीक है। रैम क्या रहेगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम मेमोरी इज वोलेटाइल व्हिच मींस it relies on a battery to keep the program in memory. It is easy to make changes to the program that is kept in RAM memory. ये RAM memory की SRAM मान के चलो, स्टैटिक रैम होगी जो, SRAM और RAM दोनों सेम ही है। ये क्या है, अपनी हाई स्पीड की मेमोरी होती है, तो इसकी जो अपने डाटा को स्टोर करने के लिए हमें बैटरी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये क्या, जैसे रैम मेमोरी इज वोलेटाइल, वोलेटाइल वो होगी जिसको बैटरी की जरूरत पड़े, नॉन वोलेटाइल वो होगी जिसको बैटरी की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये हाई स्पीड में काम करवा सकते हैं हम। इसी वजह से जो अपने प्रोग्राम वगैरह रन करते हैं वो SRAM में रन करते हैं, ना कि FROM में, ठीक है। दूसरी है इसमें EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। EPROM मेमोरी इज परमानेंट, इट रिटेन्स द प्रोग्राम मेमोरी विदाउट ए बैटरी। It is difficult to make changes to program stored in EPROM because an ultraviolet light is required to erase it. An EPROM burner is required. Online changes are not allowed. ये फिक्स होती है, इसको हम रीड कर सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर एक आती है EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम हो गई, ठीक है। EPROM is a permanent memory also. The EPROM is retained with no battery. इसमें भी मतलब ये FROM का ही एक पार्ट, मतलब उसकी एक वर्जन है FROM का ही। It is easy to make changes to EPROM because it is electrically erasable. अगर इसको हमें एडिट वगैरह भी करना है ना, तो हमें इसमें इलेक्ट्रिकल देनी पड़ेगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो अपनी 5 वोल्ट होती है ना, उसके थ्रू हम इसको इरेज कर सकते हैं। ऑनलाइन चेंजेस आर अलाउड, जैसे ये सेम एज इट इज FROM के तरफ, ये नीचे वाली आएगी फिर अपनी फ्लैश रोम। मतलब FROM इज परमानेंट मेमोरी ऑल्सो, द प्रोग्राम इज रिटेन्ड विदाउट नो बैटरी रिक्वायर्ड। FROM ऑपरेट सिमिलरली टू EPROM, ये जो इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल जो थी, एज इट इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड कैन बी ओवर रिटन मेनी टाइम्स। Only the FX3U uses the flash ROM. अब ये वाली मेमोरी है, ये अपनी FX5U में भी आने लग गई। ये फर्क है इनमें, SRAM में, EPROM में, EEPROM में और FRAM में। सुजीत भाई, हाँ, अगर जो SRAM वाली जो है, जो SRAM वाली है और जो लेडर वाली है, FROM वाली है, इनको अगर हम चेंज करें तो कुछ इश्यू वगैरह होगा क्या? हम SRAM को नहीं डाल सकते उस चीज में? वो तो थोड़ा हाई लेवल का मामला हो गया, जापान वाला। वो क्या होता है, कई बार एक ऑटो बैकअप का वो है अपना सिस्टम ना इसके अंदर। हाँ, ऑटो बैकअप का है। हाँ, तो वो ऑटो बैकअप में होता क्या है, अगर तुमने मान के चलो बैटरी वगैरह भी क्लियर हो गई, तुमसे निकल गई, हाँ, कुछ सर्टेन पीरियड हम टाइम लिमिट सेट कर दें कि इतने दिन के बाद है ना, ये SRAM का डाटा अपने आप जो है FROM में चला जाना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इस टाइप का हम सिलेक्शन कर सकते हैं उसके अंदर। अच्छा, बाकी सीमेंस में तो ये परमानेंट ही होता है। हाँ, सीमेंस में ये परमानेंट होता है। बाकी फानुक को मैंने सुना है, बट मैंने यूज नहीं किया। वो यार उसी से बूट अप करा देते, SRAM होगा। मैंने कि यार हमने सुना नहीं आज तक, ना मैंने देखा है, बट फानुक में भी है शायद। ये है जैसे ये ना दो टाइप के हैं। अभी ये जो FROM होगी, जैसे इसमें दे रखा है SRAM requires battery. All types of data such as parameter and offset data in SRAM में रहेगा वो, ठीक है। अब NC प्रोग्राम एंड डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन वगैरह जो मतलब वो रहते हैं, बाकी वो सारे किस में रहते हैं, अपने FROM में रहते हैं। जैसे FROM लिख दिया इसने, रिक्वायर्स नो बैटरी। अब SRAM का डाटा जो है तुम सर्टेन मतलब डेट सेट कर सकते हो कि इस टाइम बाद ना अपने आप ही SRAM का डाटा FROM में चला जाए। वो उसके 3 रिस्टोर बैकअप पॉइंट बना देता है वो उसमें। तो
इन केस अगर तुम्हारी बैटरी वगैरह उड़ भी जाए तो SRAM को तुम वापस EFROM से निकाल के उसमें वो कर सकते हो सेव। ये आगे बताऊंगा मैं जब उसमें सिखाऊंगा ना EFROM का और SROM का। अच्छी इंफॉर्मेशन थी ये वाली, अच्छी थी। तो ये डिपेंड करता है, मेमोरी टाइप अलग अलग रहती है अपने। जैसे तुमने लैपटॉप में भी कभी जब छोटू 6th-7th की बात है, उस टाइम पे बताते थे कि रैम क्या काम करती है, रोम क्या काम करती है। एक तो रीड ओनली मेमोरी हो गई, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गई, ठीक है। ये तो अपनी उस टाइप की थी। सेम एज इट इज प्रोसेस जो रहते हैं इसी में PLC वगैरह में या फिर PMC वगैरह में रहते हैं। SRAM मतलब हाई स्पीड की जो डाटा में वो करना हो, ऑपरेट करवाना हो हाई स्पीड पे, उस टाइम पे SRAM की जरूरत पड़ती है। EFROM जो है इसके SRAM के कंपैरिजन में स्लो स्पीड होती है इसकी, इस वजह से। जैसे इसमें दे रखा डेटा इन CNC is backed up by storing it in EFROM which requires no battery. NC programs and directory information held in EFROM, ठीक है। Various type of data such as parameter, offset value held in SRAM which requires battery. ये फर्क है दोनों में ज्यादा। ये मैं भेज दूंगा एक बार ना, उसका ये देख लेना। ये जो टाइप्स ऑफ मेमोरी जो दे रखी है ना, जिससे तुम्हें थोड़ा आइडिया हो जाएगा क्या कौन सी मेमोरी किस टाइम पे और कहाँ यूज करते हैं। अब जो लेटेस्ट जो चल रही है वो सारी अपनी EFROM पे चल रही है। जितने भी जैसे PLC वगैरह होगी, मित्सुबिशी में जनरली EFROM ही यूज हो रही है, FX में ही। ठीक है, तो आज की क्लास यही ऐड करता हूँ भाई मैं, ये आगे चलो।